प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नीट की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास मूल्यांकन प्रणाली यानी इवोल्यूशन सिस्टम को लेकर है। और ये इतना बेहतरीन टॉपिक है कि यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में जरूर ही पूछे जाते हैं, यानी 100% यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। मैं पूरा पीडीएफ आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी और बिल्कुल कौन कौन सा तथ्य इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगी। और कौन कौन सा वो मूल्यांकन है जहां से प्रश्न बनने के चांस 100% है। चलिए बात करते हैं, वक्त को जाया ना करते हुए। एक बात कहना चाहूंगी, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट छोड़कर जाएं। बात करती हूँ मूल्यांकन की। मूल्यांकन का सबसे सामान्य अर्थ है मूल्य का अंकन। ठीक है, जिन शब्दों में हमने समझा है उसी को मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है ना। मूल्यांकन का मूल्यधन अंकन, मूल्य का अंकन करना, है ना। हम किसी भी चीज के मूल्य का आकलन कर सकते हैं या उसका मूल्य जान सकते हैं। यह बात शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होती है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, विद्यार्थी एवं शिक्षण तीनों का ही मूल्यांकन किया जाता है। ये बहुत बड़ी फैक्ट बात लिखी है। ठीक है, क्या होता है हमारे स्कूलों, विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, एक बात कह दूं, जिस दिन किसी संस्था में और खासकर किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षक का मूल्यांकन स्टार्ट हो जाएगा ना, याद रखना वहां के बच्चे शिक्षक से तेज निकलेंगे। बहुत बड़ी बात, इस पर आपको कमेंट जरूर करना है। मेरी ये बात पसंद आए तो सभी कमेंट करेंगे। और आज की जो पीढ़ी है, आज का जो सिचुएशन है, आज की जो टेक्निकल एजुकेशन है, यही डिमांड करती है कि सबसे पहले छात्र का मूल्यांकन न होने से पहले शिक्षक का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है ना। यदि शिक्षक को सही ज्ञान होगा तो वो क्या कैसे बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे। आगे बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षण इन तीनों का ही मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन विद्यार्थी का उचित मापदंड स्थापित करता है। ठीक, उचित मापदंड का मतलब हुआ कि विद्यार्थी ने कितना क्या सीखा है ना। अभी 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में क्या सीखा है, मूल्यांकन से पता लगाया जा सकता है। यह विद्यार्थियों का संपूर्ण मापन करने के साथ ही संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का भी मापन करता है। आगे बात करते हैं कि पहले क्या था कि परंपरागत मूल्यांकन में विद्यार्थी के केवल शैक्षणिक पक्ष को शामिल किया जाता था, लेकिन शिक्षा के बदलते परिवेश में आधुनिक मूल्यांकन विद्यार्थी के सभी पक्षों जैसे शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, चिंतन प्रक्रिया, व्यक्तित्व आदि को खुद में समाहित किए हुए है। साथ ही पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को भी मापने का प्रयास करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। यदि बात किया जाए कि यदि आपको दे दिया जाए कि इनमें से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता या किया जाता है, तो याद रखिएगा कि अभी आधुनिक परिवेश में मूल्यांकन का जो पक्ष है वो ये इन सभी पर बल देता है। ठीक है, बच्चे का सर्वांगीण विकास पर बल देता है, न कि किसी एक ही पक्ष पर। तो बात करते हैं कि परंपरागत मूल्यांकन के जनक राइस थे, और वहीं पर आधुनिक मूल्यांकन के जनक BS ब्लूम माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मूल्यांकन का महत्व। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन का महत्व। याद रखिएगा, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन सतत का आप अर्थ समझते हैं। सतत का जो अर्थ होता है निरंतरता, है ना। बार बार मूल्यांकन करना, क्योंकि जब मूल्यांकन में निरंतरता बनी रहेगी तभी बच्चे के संपूर्ण अध्ययन अधिगम प्रक्रिया में को निर्मित किया जाएगा। और उनका, बच्चे का यानी विद्यार्थी का अधिगम प्रक्रिया कितना तेजी से चल रहा है, कितना विकास हो रहा है, तभी पता चल जा पाएगा। तो मूल्यांकन का महत्व है सबसे बड़ा कि एक वो सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी उद्देश्य निष्ठा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, है ना। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, है ना। कि मूल्यांकन तो कर रहे हैं तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य है तो ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने, है ना, बच्चे ने कितना क्या सीखा है ना। उस एक मूल्यांकन जो एक उद्देश्य परक होना चाहिए, उसका लक्ष्य होना चाहिए कि हमने जितना पढ़ाया है विद्यार्थी को उतना आना चाहिए। निर्माणात्मक रचनात्मक प्रक्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका हमने विस्तार से ही वर्णन किया है। फिर आगे बात करते हैं विद्यार्थी केंद्रित। ठीक है, मूल्यांकन विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, है ना। विद्यार्थी उसके केंद्र में आना चाहिए जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
विद्यार्थी के केंद्र, यदि हाँ एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, यदि किसी भी तथ्य पर आपको डाउट लगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे अपने अपने कमेंट के माध्यम से बात को बता सकते हैं कि क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, है ना। संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित व्यवहार प्रधान, अधिगम प्रधान, लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम, ठीक है, मूल्यांकन लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम होना चाहिए, ना कि मूल्यांकन। अभी जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम देख रहे थे कि हमारे स्कूल में मूल्यांकन नहीं किया जाता था, केवल त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन होते थे। जो भी शिक्षक कभी सीरियस नहीं होते थे, है ना, तो जो मेधावी छात्र होते थे वो अपना मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन करते थे घर पर, घर से बाहर कहीं भी कर लेते थे कि क्या चीज़ें आ रही, बाकी टेस्ट वगैरह का कोई वो तब नहीं था। आज इतने ज़्यादा आपके पास स्टडी मटेरियल हैं, इतनी ज़्यादा सुविधाएं आपके पास हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए उतने उत्साहित नहीं होते हैं, या हमारे बच्चे उतने उत्साहित नहीं होते हैं। आगे बात करती हूँ, मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो मूल्यांकन में विश्वसनीयता का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। यदि मूल्यांकन में विश्वसनीयता नहीं होगी तो उस मूल्यांकन का कोई अर्थ नहीं, यानी निरर्थक समझा जाएगा, है ना। विश्वसनीयता के सियासा है कि उत्तर पुस्तिका की जांच जो शिक्षक करे उसको बार बार अच्छे से देख कर करे, ऐसा नहीं कि कोई अंक छूट जाए या अंक इधर उधर बढ़ जाए, है ना। तो मूल्यांकन की विशेषता है कि उसमें विश्वसनीयता आनी चाहिए, होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए। समग्रता का आशय हुआ कि जो पाठ्य क्रम आपका निर्धारित किया गया है उसमें सभी प्रश्न सम्मिलित हों, संपूर्ण प्रश्नों को रखा जाए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न छूट जाएं, इकाई 1 छोड़ दिया, इकाई 5 छोड़ दिया, जैसे एनटीए करते हैं कि बिल्कुल अपना सब कुछ मन मर्जी से करते हैं, है ना। जबकि एक सही मूल्यांकन का जो मतलब है, अब वो तो हमारे जीवन का ही मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। नेट का एग्जाम हमारा भविष्य तैयार करता है, लेकिन जब शिक्षण प्रक्रिया में हम मूल्यांकन करते हैं तो ये जो मूल्यांकन है तो यहाँ पर समग्रता बहुत जरूरी है ना। उद्देश्य निष्ठता भी जरूरी है कि प्रश्न पत्र आप कैसे तैयार कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीम को प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए दें, कि जैसे जो प्रश्न पत्र आप बना रहे हैं बच्चे आपको ये समझ में आ जाए कि आपका विद्यार्थी कितना सीखा है, ठीक, कितना उसने सीखा, कितना समझा, कितना उसका विकास हुआ है। वस्तुनिष्ठता, व्यावहारिकता, है ना। वस्तुनिष्ठता से आप सभी समझते हैं ऑब्जेक्टिविटी है कि बहुविकल्पिक प्रश्न को सम्मिलित जरूर किया जाना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये प्रश्नोत्तरी बनाने का जो एक कार्यकाल है, प्रश्नोत्तरी बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये जो विधा है, ये जो विधि है, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, वस्तुनिष्ठता जो है, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, ये आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को बता देगी, है ना, कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, इससे आप समझ पाएंगे, है ना। तो भले ही बहुत सारे मैं देखती हूँ कि निबंधात्मक जो प्रणाली आती है ना, या फिर परिमाणात्मक मूल्यांकन, या फिर प्रायोगिक परीक्षा टेस्ट होता है, गुणात्मक मूल्यांकन होता है, लेकिन इन सभी में, चाहे वो निबंधात्मक परीक्षा हो, कुछ भी हो, सभी में वस्तुनिष्ठता जो है, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न को आप सामने रखेंगे तो बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। और बता दूं, इसके अंतर्गत बताऊं क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो केवल इस एक टॉपिक के अंतर्गत आप चाहें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न रख दें, आप चाहें तो एकांतर अनुक्रिया या सही गलत वाले प्रश्न रख दें, आप चाहें तो विजातीय प्रश्न रख दें, आप चाहें तो सजातीय प्रश्न रख दें, आप चाहें तो मिलान पद के प्रश्न रख दें, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि रटने की जो प्रवृत्ति है ना, उसका विरोध पाया जाता है। आप रट करके ना यहाँ पर वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न को नहीं कर सकते, केवल समझ के कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इनको कर पाएंगे, है ना। व्यावहारिकता का भी समावेश होता है, इसकी विशेषताएं हैं। अब इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये है कि हम मूल्यांकन के प्रकार देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बनता है यहाँ से प्रश्न इनकी विशेषताओं से भी बनता है, मूल्यांकन के महत्व से भी बनता है। अब बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन को काफी महत्व दिया गया है। वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल विद्यार्थियों के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, बल्कि शिक्षक मूल्यांकन को भी प्रभावी माना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है निदानात्मक मूल्यांकन को देखते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यदि आपने आज क्लास में समझ लिया तो परीक्षा में आने वाला प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार के मूल्यांकन में शिक्षक जब विद्यार्थियों को कोई नया विषय
या नया टॉपिक पढ़ाता है तो वह इस बात का आकलन करता है कि उसके संबंध में विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान किस प्रकार का एवं किस स्तर का है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जब शिक्षक निदानात्मक मूल्यांकन स्टार्ट करते हैं तो वो पहले देख लेते हैं नया विषय पढ़ाने से पहले ही, है ना। ये एक बहुत बड़ी विधि है फ्रेंड्स। आपको बताना चाहूँगी कि नेट की तैयारी के दौरान या यूँ कहें हमने बीएड के दौरान बहुत कुछ सीखा। मतलब शिक्षक बनने की इतनी ललक है मेरे अंदर, पर दुर्भाग्य से मतलब वो जो क्या बोलूँ, वो जो सॉरी मतलब कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने हमें निष्कासित कर दिया। तो मैंने इस मंच को चुना कि मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं इस मंच पर ही पढ़ा के और बहुत आगे तक जाऊँगी। ऐसा मतलब सॉरी, मैं भावुक हो जाती हूँ जब एक शिक्षक की बात आती है, कहीं न कहीं मैं अपनी बात वहाँ रख नहीं पाती। ओह! माफ़ कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं कि जब एक शिक्षक को नया विषय या आप जब भी कहीं जाएँ, आपको नया विषय पढ़ाना है, तो सबसे पहले आप उनका पूर्व ज्ञान ज़रूर जान लें। अपने क्लास में या कहीं भी कोई भी शिक्षण विधा स्टार्ट करने से पहले, है ना? तो निदानात्मक मूल्यांकन का सबसे वो इम्पोर्टेंट है कि वो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान समझ लें, परख लें कि किस स्तर और किस प्रकार का है, कहाँ कितना स्तर, किस स्तर तक उनका नॉलेज है इस विषय के क्षेत्र में या इस टॉपिक को लेकर के। तो इस प्रकार की निदानात्मक जानकारी का उपयोग वह अपने कार्य की पूरी योजना बनाने हेतु करते हैं। ठीक है, वास्तव में निदानात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यह है कि विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों एवं दुर्बलताओं का पता लगाना है। इसके बाद इस मूल्यांकन पद्धति का सहारा लेकर विद्यार्थियों की उन कठिनाइयों एवं कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह मूल्यांकन अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों तकनीक के माध्यम से लिया जाता है। अब आपको बताती हूँ कि इसका जो मतलब आप समझ गए कि मेन उद्देश्य है कि इसमें विद्यार्थियों की कठिनाइयों और दुर्बलताओं का पता लगाया जाता है। तो ऐसा मतलब आप देखेंगे एग्जाम में कई से आपके पास विकल्प होते हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जिस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाया जाए तो वो निदान किया जाए, ठीक, कठिनाइयों का निदान कर दिया जाए, है ना, तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। अब अनौपचारिक रूप से कैसे हो गया, तो अनौपचारिक तकनीक के अंतर्गत आता है अवलोकन करना, ठीक है, आपसी परिचर्चा करना या फिर वाद विवाद पर चर्चा करना, है ना। तो ये सॉरी, ये औपचारिक अवलोकन हो गया, ठीक है, औपचारिक हो गया। और वहीं पर अनौपचारिक की यदि बात करें, ठीक है, अनौपचारिक की यदि बात करें तो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है कि जैसे आप पूर्व परीक्षण कर लें, है ना, या आप प्रश्नावली दे दें, ठीक है, आप साक्षात्कार को माध्यम बना लें बच्चों के बीच। तो इन तरह की इनको यदि आप समाहित करते हैं पूछताछ के लिए या फिर इवैल्यूएशन में, अपने मूल्यांकन में, तो औपचारिक अनौपचारिक श्रेणी के अंतर्गत यही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, आपको अनौपचारिक औपचारिक तो समझ में आ गया ना, है ना। बात करते हैं, एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि यह मूल्यांकन अनौपचारिक औपचारिक दोनों तकनीक के माध्यम से लिया जाता है। तो जो औपचारिक होता है, ठीक है, औपचारिक के अंतर्गत आप समझ लेना प्रश्नोत्तरी विधि आती है, परीक्षण विधि आती है, अभ्यास कार्य आदि को लिया जाता है। ठीक है, वहीं पर अनौपचारिक के लिए आप क्या विद्यार्थियों से टिप्पणी कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, संवाद पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सब हो गया अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक यानी ऐसे ऐसे ही बात कर लेना, है ना। और जो औपचारिकता दिखाना, जहाँ पर प्रश्न आपने दिया, बच्चे ने उसको सॉल्व किया, तो ये औपचारिक हो गया, है ना। अभ्यास कार्य दिया, ये औपचारिक रूप से करके आए, तो ये बात आपके मतलब क्लियर हो गई। ओके, आगे बात करते हैं रचनात्मक मूल्यांकन या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन, है ना। बड़ा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जितने इवैल्यूएशन लिए हैं फ्रेंड्स, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट है कि इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्यतः यह होता है, ठीक है, यह होता है कि किस प्रकार विद्यार्थी के निर्माण को विकास या सही दिशा दशा प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब कहने का आशय हुआ कि रचनात्मक या निर्माण, है ना, विद्यार्थी का निर्माण किस प्रकार होता रहे, ठीक है, कैसे उसके विकास को एक नया सृजनात्मक मार्ग मिलता रहे। तो इस प्रकार के मूल्यांकन में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रीतियों का सहारा लिया जाता है। देखो यहाँ दिया भी है ना, औपचारिक प्रणाली में प्रश्नोत्तर, परीक्षण, अभ्यास कार्य आदि आते हैं, जबकि अनौपचारिक विधियों में विद्यार्थियों की टिप्पणियां, अवलोकन, संवाद
आदि को शामिल किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली में विद्यार्थियों की सहभागिता पर बल दिया जाता है ना। जो रचनात्मक है तो इससे यह पता लगाया जाता है इसके माध्यम से कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। याद रखना, जब विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो ये रचनात्मक मूल्यांकन के फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से ही पता लगाया जा सकता है ना। आगे बात करते हैं संकल्पनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन। ओ, यहाँ तो समराइज हो गया, माफ़ कीजिए, माफ़ करना, शोमेटिव होना था तो समराइज हो गया है, टाइप मिस्टेक हुआ है। और इस प्रकार का मूल्यांकन कार्य पाठ या इकाई विशेष में शिक्षण या अनुदेशन के उपरांत किया जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जो संकलनात्मक मूल्यांकन है इसका उद्देश्य हुआ कि जब आपने इकाई एक पूरा पढ़ा दिया है ना, जैसे अब आपका आज इकाई एक कंप्लीट हो रहा है, मेरे ख्याल से जितना मतलब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको हमने बता दिया। इसके बाद मैं कल कोशिश करूँगी कि यहीं से हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आएँ। ठीक है, इकाई 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगी। अब आप मुझे बताना कि इसको प्रश्नोत्तरी को लाइव किया जाए या ऐसे रिकॉर्डेड क्लास लाया जाए, है ना। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, वो ज़रूर कमेंट करें। तो इसका जो मतलब है कि एक इकाई या एक पाठ आपका कंप्लीट हो गया है तो आप समेटिव इवैल्यूएशन करके पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है ना। संकलनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि एक विशेष अवधि पूरी होने पर शैक्षिक उद्देश्यों को किस मात्रा में पूरा कर लिया गया है। ठीक है, किस मात्रा में पूरा कर लिया गया है। यह मूल्यांकन कोर्स का ग्रेड देने या प्रमाणित करने के लिए होता है। ठीक है, ग्रेड देने का मतलब आप समझते हैं ना फ्रेंड्स। ग्रेड का मतलब जैसे कोई देखो, कोई स्टूडेंट कैसा है, जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग दिया तो वह बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, वेरी गुड यानी अच्छा, गुड दे दिया तो वो सामान्य स्तर का विद्यार्थी है, या एवरेज दे दिया है ना, मतलब सामान्य स्तर का कि एवरेज दे दिया है ना। और जैसे बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी हो गया कि निष्कृष्ट है, मतलब क्या बोल, वो किसी लायक नहीं है ना। पुअर दे दिया तो बहुत ही निकृष्ट, मतलब लो, एकदम लो विद्यार्थी है। तो इस तरह ग्रेड होता है कि ऐसा OABCDEF करके ग्रेड दिया जाता है। तो अभी अभी देखो ग्रेड अभी चलने लगा है ना, पहले ग्रेड नहीं चलता था। ग्रेड का जो है ना वो 7 बिंदुओं के प्रणाली के आधार पर दिया जाता है, 7 बिंदुओं को लेकर के। तो अभी जैसे इकाई 1 का उन्हें ग्रेड देना हो तो जो बच्चा जैसे आएगा उनको A+ दे दिया है ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग है ना। B, फिर B+ ऐसा करके, है ना। तो ये ग्रेड देने का जो तरीका है काफ़ी बेहतर है, अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी पढ़ाती थी तो मैं भी ऐसे करती थी। तो ये मतलब बहुत अच्छा है कि इसने विद्यार्थी को समझ में आ जाता है कि, और शिक्षक को भी समझ में आता है कि उन्होंने कितना सीखा है इकाई 1 को, या जहाँ तक उन्होंने उनको ये मतलब लेना है, अपना मूल्यांकन करना है संकलनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और मूल्यांकन है जो कि अच्छा, संकलनात्मक मूल्यांकन को भी बता दूं, ये भी औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीकों से लिया जा सकता है, क्योंकि ये मूल्यांकन इसमें भी वही औपचारिक युक्तियां अध्यापक निर्मित कर सकते हैं, मानकीकृत परीक्षण के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, प्रोजेक्ट बनाकर, का राइटिंग स्किल बताऊंगी। ये जो विधि बता रही हूँ ना, इन्हीं विधियों को हमारे कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जिनको गुणात्मक मूल्यांकन के द्वारा आकलन किया जाता है ना, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन के द्वारा जांच होता था, जांच सूची करके, क्रम निर्धारण, मापनी, राइटिंग स्केल, अवलोकन, घटना वृत्त, व्यक्ति अध्ययन, ऐसा करके। तो जो ये संकल्पनात्मक मूल्यांकन है इसी के अंतर्गत आता है, तो आपको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं, एक और आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मानक संदर्भित मूल्यांकन या मानक संदर्भ मूल्यांकन। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ संदर्भ लिखा गया है, संदर्भित होना चाहिए था। ठीक है, संदर्भित होना था, संदर्भ लिखा गया है। तो इस मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य यह देखना है होता है कि कोई विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कितना आगे या पीछे है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यह भी देखो मूल्यांकन की कैसी है, पारंपरिक विधि है। ठीक है, पहले भी थी, लेकिन बात इसका मानक यानी उनका मानकीकरण करना, उनके जैसे प्रश्न के आधार पर आप देख लें, या फिर आप ये देख लें कि कोई विद्यार्थी है और अन्य विद्यार्थियों की तुलना में वह कितना पढ़ने में तेज है ना। अब हमने 20 विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया, 20 में से 5 ऐसे हैं जो सबसे बेहतर हैं। तो ये 5 जो हैं वो मानक संदर्भित मूल्यांकन के साथ, इनका जो मतलब इनके जो अंक हैं वो सभी से बेहतर हैं। ठीक है, तो कौन आगे है कौन पीछे है, यदि ऐसी बात आ जाए समझ जाना वो मानक संदर्भित मूल्यांकन है।
इसमें यही है कि विद्यार्थियों की तुलना यही की जाती है कि कौन आगे कौन पीछे है ना। और आगे बात करते हैं निकष संदर्भित मूल्यांकन की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों की योग्यता का मापन किसी विशेष कसौटी विकास के संदर्भ में किया जाता है। यदि किसी कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया गया है, तो प्रवेश है तो सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को योग्य समझा जाएगा जिसके प्राप्तांक कट ऑफ पॉइंट के बराबर या उससे अधिक होंगे, है ना। जैसे हमारे नेट में अभी देखते हैं कि जिनका 57% आ गया कट ऑफ, है ना, जो 57% की कट ऑफ में आ रहे हैं, तो इसके आगे वाले ही नेट के लिए एलिजिबल होंगे, इसके पीछे वाले किसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे ही निकष संदर्भित मूल्यांकन किया जाता है, कट ऑफ पॉइंट निर्धारित किया जाता है। तो ये कब होता है, जब किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में या बीएड कॉलेज या फिर आपके टेक्निकल कॉलेज इंजीनियरिंग हो गया, है ना, साइंस के लिए, मतलब आप ऐसा कोई एग्जाम दें जहाँ पर कट ऑफ निर्धारित किया जाए, तो ये मूल्यांकन वहाँ काम आता है, निकष संदर्भित, है ना। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये लास्ट है, इतना महत्वपूर्ण है, आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझाती हूँ मैं आपको बात क्या है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ विद्यार्थियों की विद्यालय आधार का मूल्यांकन प्रणाली से है, जिसमें उनके विकास के सभी पक्षों को शामिल किया गया है। यह उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। आप तो पहले इन दोनों को पूछ लो, समझ लो कि सतत यानी निरंतर, है ना, सतत यानी निरंतर, बार बार, है, समझ रहे हैं कि जब कोई मूल्यांकन बार बार होता रहे, ठीक है, क्योंकि बार बार होने से क्या होता है कि वहाँ बच्चे के अध्यापन अधिगम है, प्रक्रिया है, उसका हमें पता चल जाता है कि इस जो शैक्षणिक गतिविधि है वो कितनी तेज है और कितनी इसमें क्या 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 चीज़ें उसकी वृद्धि हो रही हैं। साथ ही इसमें ये पता चल जाता है कि हम उसका सुधार कर पाते हैं, ठीक है, उसके अधिगम को सुधार पाते हैं। साथ ही साथ अधिगम के सुधारने के जो उपाय हैं उसमें कुछ नवाचार ला सकते हैं। बच्चे का स्वमूल्यांकन हो जाता है और यहाँ पर अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों का फीडबैक प्राप्त हो जाता है ना। तो सतत मूल्यांकन हो गया जहाँ बार बार मूल्यांकन किया जाए, ठीक है। व्यापक का मतलब है कि ऐसी शैक्षणिक गतिविधि उसमें शामिल हो कि जिसके अंदर बच्चे का, है ना, मतलब उस शैक्षणिक गतिविधि के अंतर्गत बच्चे का सर्वाधिक वृद्धि हो, विकास हो, वहाँ पर उसको परखने के लिए उसकी कई उस सोच को हम समझ सकें, है ना, मतलब बच्चे का व्यापक ज्ञान जहाँ परिलक्षित हो जाए। जैसे हम याद रखना कि व्यापक के अंतर्गत जैसे ज्ञान को रख लिया, समझ व्याख्या को रख लिया, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, सृजनात्मकता, सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख बल विद्यार्थियों के निरंतर विकास पर है, ठीक है, निरंतर विकास पर। देखो यहाँ पर स्पष्ट ही बड़े सरलता के साथ मैंने लिया है, स्पष्ट विकास पर है, निरंतर विकास पर है, जिसमें बौद्धिक, भावात्मक, शारीरिक, संस्कृत और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया गया है। इसलिए यह केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन तक ही नहीं, इसमें विद्यार्थियों को प्रेरित करने के साधनों के रूप में मूल्यांकन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कक्षा में सीखने में सुधार लाने के लिए फीडबैक की व्यवस्था की जा सके, है ना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि बात क्या है। जैसे जो सीसी पैटर्न है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन है, तो सीसी पैटर्न का जो ये उद्देश्य ही है, तो इसमें यही है कि बच्चे का निरंतर विकास होता रहे, खासकर केवल शैक्षणिक विकास नहीं, उसका बौद्धिक, भावात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक, सभी विकास उसमें सम्मिलित हो, जिसमें यह रहे कि बच्चे के सीखने में सुधार लाने के लिए उसका फीडबैक जो मिलता है वो शिक्षक को समझ में आए, है ना, शिक्षक विद्यार्थी दोनों का यहाँ पर बेहतरीन मेल जोल रहे। तो सीसी का उद्देश्य यही है, सीसी पैटर्न बनाना, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कॉलेज में ज़्यादातर सीसी पैटर्न लागू हो गए हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को सीखने को मिलता है। क्या है, बच्चों में जो सीखने का है वो निरंतरता बनी रहती है ना, उनको कहीं इधर उधर टाइम अपना व्यर्थ वो नहीं गवाते हैं। इसके भी तो तरीके हैं, अनौपचारिक औपचारिक दोनों तरीक़ों से इसको भी लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें।
और मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।